नमस्कार, मैं निशांत कुमार। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट को आपके अपने YouTube परिवार दिशा साइंस क्लासेस में। तो कैसे आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे जी। और आज जो है क्लास 12th के चैप्टर 2 सॉल्यूशन विलयन एवं उसके अनुसंख्यक गुणधर्म के ऑब्जेक्टिव के पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम आपको पिछले वीडियो में कर दिए थे और आज जो है ये पार्ट 2 है। और इस पार्ट 2 को करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, लघु उत्तरीय ऑब्जेक्टिव दैट मींस लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं फाइनली। ओके, चलिए। तो आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे कि क्लास को पूरी तरह से शेयर कर दीजिए। जो आपके अपने ऑफलाइन के जितने भी मित्र हैं, जो आपके ऑफलाइन के क्लासमेट्स हैं, जो आपके ऑफलाइन के शिक्षक हैं, जो आपके अपने बेस्ट टीचर्स हैं, वहां तक आप अपने इस क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आप ही कर सकते हैं। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इस वीडियो को अधिकतर बच्चों तक पहुंचाना, ये हम नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए। और मेरे साथ कुछ बच्चे जुड़े हैं, जैसे अनामिका है, शुभम है, मनोज, आदित्य, ईडू ब्लगर, नीरज, सुभाष, द साइंस स्टूडेंट, निशा भारती, NTR। चलिए, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी स्टूडेंट से बस यही एक कहना है कि आप सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दीजिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो हम आपको यहाँ पर बताएंगे, आपको सबसे पहला नंबर क्या करना है बुआ जी, सबसे पहला नंबर जो आपको काम करना है वो है कि क्लास को सबसे ज्यादा जितना हो सके मैक्सिमम उतना आप क्लास को शेयर करेंगे। और उसके बाद जितने प्यारे बच्चे, जितने भी मेरे लाडले अभी लाइव चल रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट क्लास को अभी क्या कर देंगे, लाइक्स कर दीजिए। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। और बता दें कि आज के क्लास में न्यूमेरिकल्स ज्यादा है, क्योंकि आपको पता होगा क्लास 12th में जो है, क्लास 12th में जो है चैप्टर 2, 3 और 4 से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से पूछे जाते हैं। यानी कि ये हो जाएंगे आपके चैप्टर, क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, चैप्टर 4 हो जाएंगे, चैप्टर 2 है। तो ये कुछ चैप्टर है जिनसे सबसे अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी वहां से हटो, कैमरामैन फोकस करो। अरे यार चलिए, ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्न। आप सभी स्टूडेंट कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा आज। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि केन शुगर का मतलब होता है, आप जनरली जो चीनी जानते हैं वो चीनी होता है, या शक्कर जिसको आप बोलते हैं शक्कर। तो कहता है केन शुगर जिसका अनुभार दिया हुआ है 342, इसका क्या है, अनुभार है कि 5% घोल, कि इसका जो 5% घोल है ये पदार्थ X के साथ, मतलब एक तो हो गया आपका चीनी का घोल, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला नंबर हो गया एक चीनी का घोल। दूसरा नंबर एक और पदार्थ है जिसको हम X माने हैं, हमें नहीं पता है कि ये कब मतलब कि ये कौन से पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ X के साथ 1% घोल आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है यहां पर, तो आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि जो प्रसारणी दाब होते हैं बुआ जी, ऐसे दो विलयन जिसका प्रसारणी दाब आपस में समान होते हैं उन्हें आइसोटोनिक कहा जाता है। क्या बोला मैंने, कि ऐसे दो विलयन जिनके प्रसारणी दाब समान होते हैं उन्हें आइसोटोनिक विलयन कहा जाता है। और आप यहां पर देखेंगे तो एक केन शुगर है और एक X है, तो दो पदार्थ है और दोनों आइसोटोनिक हैं।
और एक पदार्थ का अनुभार आपको 342 दिया हुआ है, 342 ग्राम दिया हुआ है और कह रहा है x का अनुभार निकालिए। मतलब x जो कोई पदार्थ है उसका अनुभार क्या होगा ये आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक बच्चे तो कैलकुलेट करके आंसर भी दे दिए हैं, मनोज कुमार। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पर कि कैमरा ब्लर कर रहा है, ठीक हो जाएगा बाबू। चलिए देखिए यहां पर ये प्रश्न कब पूछा गया है, तो 2012 में और 2018 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहां पर क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर देखेंगे, सबसे पहले बुआ जी एकदम से शॉर्ट में बनाया जाए, अगर शॉर्ट में बनाया जाए तो क्या क्या होगा, कैसे बनेंगे ये वो ध्यान दीजिए। हम दो तरीकों से आपको बताएंगे, आपको जो अच्छा लगे, जो बेटर लगे उससे आप समझिएगा, उससे आप बनाइएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहली नंबर बात तो यहां पर देखेंगे कि ये कितना प्रतिशत दिया हुआ है केन शुगर, तो ये दिया हुआ है 5 और इसका आणविक भार कितना है बुआ जी, तो ये है 342 यानी कि 5 बटा में 342 हो जाएगा। और ये प्रतिशत में है तो प्रतिशत से हटाने के लिए यहां पर क्या करेंगे 100 लगाएंगे और यहां पर ये 342 ग्राम में है तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 और आइसोटोनिक है तो दोनों विलयन बराबर होंगे यानी कि यहां पर बराबर होगा और पदार्थ x का कितना है वो देखिए 1% है यानी कि 1 बटा में और x पदार्थ का हम मान लेते हैं कि जो आणविक द्रव्यमान है वो m1 है, m2 मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं। मतलब कि x का जो आणविक द्रव्यमान है यहां पर लिख देंगे, माना कि x पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, पदार्थ का अनुभार x है। पदार्थ का क्या है बाबू, अनुभार जो है वो x है। तो यहां पर पदार्थ का अनुभार x है, सॉरी x m2 मानना है, ये आपका क्या है बुआ जी m2 है, तो ये m2 हो गया यानी कि m2 हो जाएगा और ये 1% है तो यहां पर क्या करेंगे अपॉन में यहां पर 100 और यहां पर ये क्या करेंगे 1000 लगा देंगे। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आप क्लास 12th में हैं तो कैलकुलेट कर सकते हैं और इजीली इसका आंसर आपको मिलेगा। अगर मान के चलिए कि ये 1000 से ये 1000 कट जाएगा, यहां पर ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया तो आपके पास m2 × 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m2 गुने में 5 हो जाएगा तो m2 × 5 बराबर में 342 हो जाएगा और 5 इधर गुना में है, अगर नीचे आएगा तो ये किस चीज में होगा, भाग में होगा। तो यहां पर आपके पास बचेगा बुआ जी कि m2 बराबर में 342 बटा में 5 होगा, डिवाइड कर लीजिएगा तो 5 × 6 = 30 हो जाएगा, 4 × 2 यानी 5 × 8 = 40, 68.4 यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट पहले से आंसर दे रहे हैं, जैसे नितिकेश कुमार है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बुआ जी। शुभम है, श्रीमान कुमार है, सब आंसर दे रहे हैं, मनोज कुमार, शुभम कुमार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर है आपका। चलिए ठीक है, तो अब आप लोग बताएं कि अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा तो फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। इसलिए आप सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में 1 लिखे अगर आपको ये प्रश्न कंप्लीट हो गया हो तो। प्रश्न ये अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है तो कमेंट सेक्शन में 1 लिखे ताकि हम अगले क्वेश्चन पर जा सके। यस बोलिए, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखेंगे नीरज जी, और बड़ा लिखेंगे थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम से बड़ा लिखेंगे। सही है या नहीं, यस और नो? नितिकेश कुमार वेरी गुड। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कह रहा है कि HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी
क्वाथी, स्थिर क्वाथी, ठीक है, मिश्रण में होता है। ये प्रश्न पूछा गया है कब बउआ जी? तो ये 2017 में प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न कब पूछा गया है? 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है कि HCl और H2O का में स्थिर क्वाथी मिश्रण में होता है। तो इसमें आपको बताएं तो HCl जो होता है, अगर मान करके चलिए कि यहां पर हम HCl और H2O को मिलाते हैं, HCl को और अगर H2O को मिलाते हैं बुआ जी, ध्यान दीजिएगा, मिलाते हैं, तब जो ये विलयन बनेगा जिससे कि एजियोथ्रोपी, ये स्थिर क्वाथी मिश्रण का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना आते हुए ही ये उबलेगा, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि HCl जो होता है बुआ जी, HCl जो होगा ये आपका हो जाता है, आपका जो 20.2% होता है, 20.2% HCl हो जाता है। और जो जल की मात्रा, सॉरी, ठीक है, HCl की मात्रा 20.2% होता है और जो जल की मात्रा होता है वो होता है आपका 79.8% होता है। तो ये जल की क्वांटिटी है जो स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्थिर क्वाथी मिश्रण जो बनाते हैं उसमें आपको क्या पता चल रहा है कि HCl का जो परसेंटेज होगा वो 20.2% होनी चाहिए और जो आपके जो H2O का जो क्वांटिटी है वो 79.8% होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काफी स्टूडेंट बोल रहे हैं जो ऑप्शन नंबर बी, नहीं, गलत है बाबू, गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। 20.2% HCl होगा और जो 2% है, 79.8% है, ये आपका H2O हो जाएगा। ठीक है, सही है क्या? समझ में आया कि सभी स्टूडेंट को? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए, वेरी गुड। अब इसी प्रकार से अगर हम कहें बाबू कि एथेनॉल में अगर देखा जाए, एक हम अलग क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर, बताते ताकि आपको आगे मतलब कि अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कहें कि H2O और C2H5OH, H2O अगर और C2H5OH का क्वाथनांकी, ये क्या बोलते हैं इसको, स्थिरांकी, स्थिर क्वाथी मिश्रण अगर बनाए, स्थिर क्वाथी मिश्रण अगर बनाए, स्थिर क्वाथी मिश्रण अगर बनाते हैं तो इसमें क्या होगा बुआ जी कि जो आपका C2H5OH होगा, यहां पर HV होगा, H होगा, ये आपका कितना हो जाता है? 95% होता है और जो जल होता है ये आपका 5% होता है। ध्यान दीजिएगा, इसी से रिलेटेड है। मैंने क्या बोला कि अगर H2 और C2H5OH का अगर स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाया जाए तो उसमें जो आपके एथेनॉल होंगे, C2H5OH जो होंगे, यहां पर आपके जो है C2H5OH, यहां पर जो ये H है, ये आपके क्या होगा, यहां पर ये आपका 95% होगा और यहां पर ये H2O जो होता है ये 5% होता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है? समझ में आया? अभिषेक जी लिख रहे हैं मंजिल थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा, इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार बाजी जरूर मारूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, यही जज्बा होनी चाहिए। थैंक यू। चलिए, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो कमेंट सेक्शन में आप सभी स्टूडेंट एक बार 1 लिखे ताकि हम अगले प्रश्न पर जा सके। चलिए, एक बार आप सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में 1 लिखिए अगर आपको समझ में आ चुका है तो। यस, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। और समझ में आ चुका है तो कमेंट सेक्शन में 1 लिखे और थोड़ा सा जल्दी टाइपिंग किया कीजिए ताकि हम उस हिसाब से आगे बढ़ सके। और थैंक यू अनुज जी। अमन यादव, ओके सर, वेरी गुड सर, आगे बढ़िए। चलिए, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्या है देखते हैं। देखिए,
कहा जा रहा है कि 0.01 मोल ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 mgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन है। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है बुआ जी कि 0.01 यहां पर क्या है, ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 mgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन की मतलब है, हिमांक में अवनमन होगा, क्या होगा, समान होगा या फिर लगभग दुगुना होगा या लगभग 3 गुना होगा, 3 गुना, लगभग 3 गुना होगा, उसके बाद लगभग 6 गुना होगा। तो ये प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं और प्रियांशु कुमार का ऑप्शन आ चुका है कि गुरुजी इसका आंसर सी होगा। और अगर आप आंसर दिए हैं तो कुछ सोच समझ के दिए होंगे और एकदम राइट आंसर दिए हैं, वेरी गुड। ओके चलिए, वेरी गुड। चलिए देखिए, ऐसे जिनको नहीं आता है वो यहां पर थोड़ा सा केयर करेंगे, ध्यान दीजिए कैसे होता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देखिए ग्लूकोज जो है बाबू, यहां पर देखिए ग्लूकोज जो है सॉल्यूशन में, ग्लूकोज जो है ये आपकी इसकी क्वांटिटी कितना है, तो 0.01 मोल है। ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व कर रहे हैं। दूसरी बात जो है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, MgCl2 जो है ये आपके कितने हैं, तो 0.01 मोल है। तो अगर ध्यान से देखिएगा बुआ जी तो यहां पर एक बात पता चलने वाला है कि इन दोनों की क्वांटिटी समान है। देख लीजिए दोनों की जो क्वांटिटी है ये आपका क्या है, समान है। ये भी 0.01 m है और यहां पर भी ये 0.01 m है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए हिमांक का अवनमन पूछ रहा है। तो देखिए ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज जो है C6H12O6 है। ये क्या है, जल अनअपघट्य है। क्या है बाबूजी, जल अनअपघट्य है, मतलब कि ये जल में आयनित नहीं होंगे। तो इसका जो वांट ऑफ फैक्टर होगा, यहां पर हम लिख देते हैं जल अनअपघट्य, लिख देते हैं जल अनअपघट्य, अनअपघट्य है, जल अनअपघट्य है। तो इसका वांट ऑफ फैक्टर जो होगा बुआ जी, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर या गुणक जो होगा, वांट ऑफ गुणक जो होगा ये 1 हो जाएगा। इसका वांट ऑफ गुणक कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये जल में मिश्रित नहीं होता है। और दूसरी नंबर बात यहां पर है MgCl2 है, तो यहां पर MgCl2 के बारे में अगर देखिएगा तो MgCl2 जो है ये आयनित होकर के बनाता है Mg2 प्लस और प्लस में बनाता है 2Cl माइनस बनाता है। ध्यान से सीखिएगा, Mg2 प्लस और प्लस में 2Cl माइनस बनाता है। यानी कि यहां पर अगर इसका वांट ऑफ फैक्टर की यदि चर्चा करें, वांट ऑफ फैक्टर की यदि चर्चा करें, ध्यान दीजिएगा, वांट ऑफ फैक्टर की यदि चर्चा करें, वांट ऑफ फैक्टर की यदि चर्चा करें तो इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो ध्यान दीजिए बुआ जी, इसका वांट ऑफ फैक्टर आपका होने वाला है 2 यहां पर है और यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है। यानी कि 1 प्लस में 2 बराबर में कितना हो गया, 3। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 1 है और ये 3 है, यानी कि ग्लूकोज का कितना गुना निकल रहा है, 3 गुना निकल रहा है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और लगभग कितना गुना हो जाएगा, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, लगभग 3 गुना हो जाएगा। हम आपको सॉल्व करके भी बता दिए हैं, लगभग 3 गुना हो जाएगा। यहां पर वांट ऑफ फैक्टर 1 आ रहा है और यहां पर वांट ऑफ फैक्टर 3 आ रहा है, जो कि पहले ग्लूकोज का क्या है, 3 गुना है। और इस प्रकार से आपके ऑप्शन नंबर सी है, लगभग 3 गुना है। कितने स्टूडेंट को समझ में आ चुका है? आप सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। और जितने भी स्टूडेंट अभी लाइव है एक बार वीडियो को लाइक्स जरूर कर दे, लाइक्स में कंजूसी ना करिए आप लोग, ठीक है? चलिए, वेरी गुड।
कमेंट सेक्शन में 1 लिखिए अगर आपको समझ में आ चुका है, तो फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। वेरी गुड जुगेश, कुशवाहा कृष्णा, अंजलि सिंह, ताह जी, वेरी गुड, प्रियांशु। चलिए, समझ में आ चुका है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहां पर कह रहा है कि CaNO3 में वांट हॉफ गुणक होता है। मतलब यहां पर एक कंपाउंड है बुआ जी आपके पास में, CaNO3 में वांट हॉफ गुणक होते हैं। यह प्रश्न आपको पूछा गया है 2021 में। यह प्रश्न पूछा गया है, कब पूछा गया बुआ जी? 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ये 2021 में पूछा गया है। तो आप अगर जानते हैं, ओके, तो आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। नीतिकेश कुमार आंसर दिए हैं 3 गुरुजी। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास देखिए सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। CaNO3 यहां पर लिख देंगे सॉल्यूशन। CaNO3 है और यहां पर है आपका 2। जब ये आयोनाइज होगा तो यहां पर ये बनेगा Ca2+ और यहां पर बनेगा 2NO3-। मतलब कि आयोनाइज होने पर ये ऐसा फॉर्मेशन करता है। आयोनाइज होने पर ये ऐसा फॉर्मेशन करता है कि जब ये पानी में घुलता है तो टूट करके और क्या बनाता है, CaNO3 से ये टूट करके Ca2+ और ये 2NO3- बनाता है। यानी कि यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर अगर कुछ नहीं है तो 1 है और यहां पर क्या है, 2 है। यानी कि वांट हॉफ फैक्टर, वांट हॉफ गुणक जो होगा वो कितना हो जाएगा बुआ जी? तो ये 1 + में 2, यानी कि यहां पर हो जाएगा 1 + 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 3। अब यहां पर एक ही पदार्थ लिए हैं तो बट्टा में अगर 1 भी कीजिएगा तो यहां पर आपका उतना ही आंसर आएगा, 3 ही आंसर आएगा। तो इस प्रकार से क्या पता चल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो एकदम राइट आंसर है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि BaNO3 घोल का वांट हॉफ गुणक यदि 2.74 है तो विघटन स्तर है। 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, इसलिए यहां पर ध्यान दीजिए कि यह क्वेश्चन क्या होगा। क्या है, BaNO3 है। देखिए यहां पर सोल्यूशन क्या होगा इसका। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर आपके पास प्रश्न है बुआ जी कि ये BaNO3 जो है इसका आपको वांट हॉफ फैक्टर दिया हुआ है और यहां पर क्या करना है, इसका विघटन स्तर निकालना है या विघटन मात्रा, कहिए विघटन मात्रा निकालना है, विघटन मात्रा निकालना है। ओके, विघटन मात्रा निकालना है, कितने क्वांटिटी में ये विघटित होते हैं, टूटते हैं, वो निकालना है। आशु कुमार का राइट आंसर है। ऐसे तो काफी बच्चे का आंसर राइट है, सभी बच्चे बोले 87% है, लेकिन हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ओके, चलिए देखिए कैसे बनेगा ये। तो यहां पर आपके पास में है VaNO3 और यहां पर आपके पास है बुआ जी 2। जिस प्रकार से यहां पर फटाफट आंसर दे रहे हैं उसी प्रकार से एग्जाम में भी आप आंसर दीजिए। इस प्रकार से अपने आप को मजबूत कीजिए, स्ट्रांग कीजिए। ठीक है, चलिए यहां पर ये जो है ये आयोनाइज हो गया और ये टूट करके आपका बनाने वाला है यहां पर क्या, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये बनाएगा आपका Ba2+ प्लस में यहां पर बनेगा 2NO3 और यहां पर बनेगा माइनस। अब इसके यदि विघटन की हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, t = 0 या t = 1, मतलब कि जब समय 1 है
उस समय में इसकी मात्रा जो होता है कि अगर हम 1 लेते हैं तो यहां पर ये क्या रहता है 0, यहां पर ये 0, मतलब कि अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। ध्यान दीजिएगा, अभी अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है, तो जितना यहां पर इसका क्वांटिटी है ये क्वांटिटी तो उतना ही रहेगा, प्रतिफल क्या बन रहा है 0 बन रहा है। लेकिन साम्य अवस्था पर आप लोग पढ़े होंगे, साम्य अवस्था पढ़े होंगे, इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे, जहां पर साम्य अवस्था किसको कहते हैं तो हम थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देंगे। साम्य अवस्था का मतलब होता है कि ऐसी अवस्था जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया के दर और पश्च अभिक्रिया के दर समान हो जाते हैं, उन्हें हम लोग ये साम्य अवस्था कहते हैं। तो साम्य अवस्था में देखिएगा, साम्य पर क्या होता है, मान लेते हैं कि 1 माइनस अल्फा, मतलब अल्फा जो है ये विघटन की मात्रा मान लिए, ये विघटित तो होकर के यहां पर ये बना लेता है अल्फा और यहां पर ये बना लेता है 2 अल्फा बनाता है। यहां पर ये क्या बना लिया अल्फा, यहां पर ये अल्फा और यहां पर ये 2 अल्फा। अल्फा विघटन का मात्रा है, याद रखिएगा, विघटन मात्रा जो यहां पर है वो आपका अल्फा है। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा आंसू जी, यहां पर अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, तो अगर हम 1/2 गुणक की मात्रा निकालें, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होता है, लिखते हैं 1/2 गुणक, 1/2 गुणक इसको सूचित करते हैं आई से, बराबर में क्या हो जाएगा, तो यहां पर सबको ऐड कर दीजिए, 1 माइनस अल्फा को जो ऐड कर दीजिए, प्लस में अल्फा को ऐड कर दीजिए और प्लस में यहां पर 2 अल्फा है इसको जोड़ दीजिए, यानी कि 1 माइनस में अल्फा प्लस में क्या हो जाएगा यहां पर अल्फा और प्लस में क्या हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा। और इस प्रकार से ये अल्फा और ये अल्फा कैंसिल, यानी कि आपके पास में बच रहा है क्या, तो आई बराबर बच रहा है 1 प्लस में 2 अल्फा, 1 प्लस में क्या बच रहा है 2 अल्फा बच रहा है। और आपके पास आई का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए 1/2 गुणक दिया हुआ है 2.74 है, 2.74 दिया हुआ है। तो यहां पर हम आई के जगह पर क्या लिखेंगे 2.74 बराबर में यहां पर 1 प्लस में क्या हो जाएगा 2 अल्फा होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए यहां पर ये सॉल्व करेंगे तो ये एक इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2 अल्फा बराबर में होगा 2.74 माइनस में 1 होगा। अगर आप घटा लीजिएगा तो यहां पर 2 अल्फा बराबर में 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां पर अल्फा बराबर में 1.74 अपॉन में 2 होगा, और डिवाइड कर दीजिएगा तो यहां पर अल्फा बराबर में हो जाएगा 0.87, और इसको अगर परसेंटेज में बदलिएगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको अल्फा बराबर में हो जाएगा 87% हो जाएगा। यानी कि विघटन की जो मात्रा है, विघटन की मात्रा बराबर 87%। विघटन की जो मात्रा है, विघटन की जो मात्रा है वो आपका हो जाएगा यहां पर 87% हो जाएगा, 87% हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका ये पता चला कि ऑप्शन नंबर बी होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग कमेंट करके बताएं क्या आप लोग को यह समझ में आया या नहीं, यस और नो। अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक, नहीं समझ में आया होगा तो हम आपको फिर से बताने के लिए तैयार है। तो आप सभी स्टूडेंट अगर आपको समझ में आ चुका है तो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में 1 लिखेंगे, जल्दी से डू फास्ट। अनामिका तिवारी पढ़ाई करिए बुआ। नीतिकेश कुमार फिर से समझा दीजिए प्लीज। ओके फिर से समझाते हैं, कोई बात नहीं। आशु कुमार समझ में आ गया है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आशु जी, अच्छे से समझ में आ गया है। नीतिकेश बाबू आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, ये अल्फा है, टी समय पर ये 1 हो गया है, जिस समय अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ था उस समय ये 0 है और ये 0 है। जब अभिक्रिया शुरू हुआ तो मानते हैं कि इसका विघटन का मात्रा जो ये विघटित हुआ, मतलब कि जो ये टूटा है, टूट करके ये क्या हुआ है, ध्यान दीजिएगा बुआ जी, टूट करके जो है ये अल्फा बनाया और ये 2 अल्फा बनाया। अब 1/2 गुणक अगर करते हैं तो सबको ऐड कर देते हैं, और यहां पर एक ही पदार्थ है तो बटा में 1 लिखिएगा तो वहां पर आपका तो उतना ही आने वाला है, सेम आएगा। और ये आई के
वन ऑफ फैक्टर है और इसका वैल्यू आपका 2.74 दिया हुआ था, वो रख करके हम कैलकुलेट कर दिए हैं। ओके, बोलिए यस और नो। थोड़ा सा आप माइंड पर प्रेशर दीजिए, समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। ओके, चलिए नीतिकेश बाबू बढ़े अगले प्रश्न पर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है जी। ओके सर, वेरी गुड नीतिकेश बाबू। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक जो है अधिकतम होगा। यहां पर जो है क्वथनांक लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ, क्वथनांक अधिकतम होगा, ये पूछ रहा है। इनमें जो यहां पर ऑप्शन दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, वो कैलकुलेट करके बताइए। समझे, देखिए एकदम इजी है, बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे होगा यहां पर, ऐसे आप लोग आंसर भी दे सकते हैं जिनको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले क्या है, देखिए सबका क्वांटिटी क्या है, देखिए 1 मोल है। सबका क्वांटिटी पर पहले ध्यान दीजिए बुआ जी, सबका क्वांटिटी कितना है, देखिए यहां पर 1 मोल है। 1 मोल, ये सबका क्वांटिटी जो है ये 1 मोल ही है, सबका क्वांटिटी 1 मोल है। अब देखिए यहां पर देखिएगा जरा, हम पहला नंबर ऑप्शन को आपको समझाते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए को समझाते हैं। NaOH है, NaOH है। जब ये विघटित तो होगा तो यहां पर ये बनाएगा Na प्लस, प्लस में OH माइनस बनाएगा। यानी कि यहां पर वांट ऑफ फैक्टर जिसको I से सूचित करते हैं, ये कितना है आपके पास, तो यहां पर देखिए ये 1 और यहां पर ये 1, यानी कि 1 प्लस में 1 बराबर में 2 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे क्या है बुआ जी, तो यहां पर देखते हैं ऑप्शन नंबर बी है, सबका क्वांटिटी 1 मोल है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम यहां पर सिर्फ क्वेश्चन लिख रहे हैं। Na2SO4 है, Na2 और SO4 है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर आएगा 2Na प्लस और प्लस में आएगा SO4 माइनस, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तो अब इसका ये आयनिक यानी कि वांट ऑफ गुणक कितना होगा, तो I बराबर में 2 और यहां पर 1, यानी कि 2 प्लस 1 बराबर में 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी के लिए देखिए बुआ जी, ऑप्शन नंबर सी के लिए देखेंगे क्या है, NH4NO3 है, NH4 और NO3 है। जब ये आयोनाइज होगा तो ये टूटेगा NH4 प्लस और प्लस में NO3 माइनस में टूटेगा। और यहां पर इसका I बराबर जो होगा, वांट ऑफ फैक्टर जो होगा वो होगा आपका 1 और यहां पर 1, यानी कि 1 प्लस 1 बराबर में 2 होगा। और ऑप्शन नंबर डी के लिए देखिए, यहां पर ऑप्शन नंबर डी के लिए अगर देखते हैं तो क्या है, देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर डी है आपके पास KNO3 है, KNO3। ऑप्शन नंबर डी जो है वो है KNO3, KNO3 है। जब इसको आयोनाइज कीजिएगा तो K प्लस और प्लस में NO3 माइनस होगा। अब यहां पर आप देखेंगे तो क्या है, देखिए यहां पर ये आपका 1 हो गया और यहां पर भी ये 1 है, तो यहां पर I बराबर में क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 1 बराबर में 2। तो यहां पर अब आप देखेंगे ये 4 ऑप्शन में देखिए किसका वांट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा है। तो देखिए किसका वांट ऑफ फैक्टर जो है वो सबसे अधिक है, और जिसका वांट ऑफ फैक्टर जितना ज्यादा होगा उसका क्वथनांक भी उतना अधिक होगा। यानी कि यहां पर अगर देखेंगे तो क्या है, यहां पर एक शॉर्ट नोट लिख लीजिए, ये शॉर्ट नोट लिख लीजिए यहां पर एक ठो, जिसका वांट ऑफ गुणक, जिसका वांट ऑफ गुणक जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा उसका क्वथनांक भी उतना अधिक होगा, उसका क्वथनांक भी
उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा, ये आप ध्यान दीजिए। और इसी स्टेटमेंट के आधार पर जो है ये पता चल जाएगा कि किसका क्वथनांक जो है वो ज्यादा है। अब देख लीजिए कि यहां पर ऑप्शन नंबर बी में इस सबसे ज्यादा 1/2 गुणक है, कितना है 3 है, बाद बाकी सबका 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर बी जो है सोडियम सल्फेट Na2SO4 जो है इसका क्या होगा, क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब आप लोग कमेंट करके बताएं जल्दी से, क्या आपको ये प्रश्न समझ में आया या नहीं? यस और नो? वांट फैक्टर, इसको इंग्लिश में VANT नहीं बोलते हैं, VANT, वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। इसको सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। ठीक है, सो आप लोग सभी स्टूडेंट कमेंट करके एक बार जल्दी से बताइए क्या आपको यह क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? यस सर, समझ में आ चुका है, 100% क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे बुआ जी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोल जिसका प्रसारण दाब 300 केल्विन पर, ध्यान दीजिएगा 300 केल्विन पर 0.821 वायुमंडल है, तो कह रहा है कि इस घोल का सांद्रण क्या होगा। यह प्रश्न कब पूछा गया है? तो 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिए। वांट ऑफ फैक्टर बाबू आप नहीं पढ़े होंगे इस पूरा चैप्टर, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़े होते डिटेल में तो फिर आप ये प्रश्न न पूछते कि सर वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है। ठीक है, चलिए एक स्टूडेंट तो आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, गौतम 9849, वेरी गुड, एकदम राइट आंसर दे रहे हैं आप। चलिए देखिए यहां पर सॉल्व करते हैं। यहां पर अगर ध्यान दीजिएगा तो सबसे पहले आपको पता क्या चलेगा कि T बराबर टेम्परेचर बराबर में जो है ये है आपके पास 300 केल्विन है। उसके बाद नेक्स्ट बात अगर देखेंगे कि इसका प्रसारणी दाब कितना है, तो इसका प्रसारणी दाब जो है वो है 0.0821 दिया हुआ है, 0.0821 दिया हुआ है। उसके बाद आप यहां पर आपको पता होना चाहिए कि R की वैल्यू कितनी होती है, तो R का वैल्यू होता है 0.0821 होता है। और हमें निकालना क्या है, सांद्रण निकालना है, C निकालना है, C कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला से चलेंगे, क्या लिखेंगे सूत्र से, क्या होता है बताइए फॉर्मूला, P बराबर में पाई बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, प्रसारणी दाब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, CRT होता है। पाई इज इक्वल टू में फॉर्मूला होता है CRT होता है। यानी कि पाई का वैल्यू आपके पास में कितना है वो देखिए 0.0821 है, यानी कि यहां पर आ जाएगा 0.0821 हो जाएगा। बराबर में C के जगह पर C छोड़ दीजिए, R के जगह पर जो है आपका वैल्यू होगा 0.0821 होगा, और T के जगह पर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद जो है यहां पर आप ध्यान देंगे, देखिए यहां पर क्या है, अब आपके पास बचेगा क्या, तो 300C बराबर में 1 बचेगा, 300C इज इक्वल टू में 1 बच रहा है। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि 300C, तो C बराबर में जो है से 1 बटा में कितना होगा 300 होगा। अब 1 में 300 से भाग कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही यहां पर आपका ऑप्शन होगा। दैट मींस कि ये ऑप्शन नंबर डी होगा। आप डिवाइड करिएगा तो लगभग आपका इतना ही आंसर आएगा। ओके, तो आप जल्दी से आप ये बताएं क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? एकदम न्यूमेरिकल से। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस चैप्टर से ही न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा जाता है, और ये प्रश्न हो सकता है कि आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दैट मींस ऑब्जेक्टिव को छोड़ करके लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। इसलिए कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताएं क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, यस और नो। अगर कमेंट करके बताइए, अगर आपको आंसर समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में 1 लिखेंगे जल्दी से। ओके, चलिए वेरी गुड।
आशुजीश, यस सर, वेरी गुड। कमल राज, रविंदर, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, कहता है विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बताइए क्या है। इसमें से कौन सा जो है वो विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है? घनत्व है, या फिर द्रव्यमान है, या फिर क्वथनांक उन्नयन है, या फिर ताप है? इनमें से कौन सा जो है अनुसंख्य गुणधर्म का क्या है, उदाहरण है? तो आपको बता दे कि यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन जो होगा, उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन जो होगा, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी है। और आपको एक बात यहां पर हम बता देते हैं, आप सभी स्टूडेंट जो है अनुसंख्य गुणधर्म जरूर पढ़ लीजिएगा। अनुसंख्य गुणधर्म का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनुसंख्य गुणधर्म जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर। 100% इससे एक ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ओके, तो इस चीज को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, कहता है घोलक के 1 केजी में उपस्थित घुल्ले, घोलक का मतलब होता है विलायक होता है, शायद हम पिछले क्लास में आपको बताए भी हैं, घोलक का मतलब होता है विलायक। तो घोलक के 1 केजी, 1 केजी मतलब होता है 1000 ग्राम होता है, में उपस्थित घुल्ले, घुल्ले का मतलब होता है विल्ले, विल्ले के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो 1000 ग्राम विलायक में जो विल्ले की मोलों की संख्या घुली हुई होती है, या फिर 1 केजी में जो विल्ले की मोलों की संख्या घुली होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं, या फिर मोललता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, या फिर मोल प्रभाज कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है मोललता, नहीं तो जी ओके, वेरी गुड, मोललता सही है। चलिए वेरी गुड, क्या हो जाएगा? मोललता हो जाएगा, यस, मोललता ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है? बी। ये सब चीज आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, तो देखिए क्या है आपका अगला प्रश्न। कह रहा है कि वैसा घोल जो एक निश्चित, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन बिना, मतलब बिना सब अभिक्रिया किए हुए, एक निश्चित ताप टेम्परेचर पर जो है बिना अभिक्रिया किए हुए किसी भी प्रकार के परिवर्तन में उबलता है, मतलब बिना उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा विलयन है जो एक निश्चित ताप पर बिना किसी परिवर्तन के उबलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं, असंतृप्त मिश्रण कहते हैं, अति संतृप्त मिश्रण कहते हैं, या फिर आदर्श विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आदर्श विलयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी? टीपू आंसर दे रहे हैं ए, अनुज दे रहे हैं ए, आशु का भी ऑप्शन ए आ रहा है, वेरी गुड। कृपाल का भी ऑप्शन नंबर ए है, और एकदम राइट आंसर है एजियोट्रॉपिक मिश्रण ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही है, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक जलीय विलयन का हिमांक जो है वो आपको यहां पर दिया हुआ है 0.186 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा, -0.186 डिग्री सेल्सियस है। क्या है? विलयन का हिमांक दिया हुआ है, और इस विलयन के लिए KB बराबर में है 0.512 डिग्री सेल्सियस, और KF बराबर में है 1.86 डिग्री सेल्सियस। तो कहता है क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, उस चीज को ज्ञात कीजिए। तो क्वथनांक उन्नयन को किस चीज से सूचित करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, डेल्टा TB से सूचित करते हैं। किससे सूचित करेंगे? डेल्टा TB से सूचित करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए,
डेल्टा टीवी, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और नेक्स्ट जो है वो आपको यहां पर और क्या दिया हुआ है, के एफ, मतलब देखेंगे यहां पर हिमांक, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या दिया हुआ है, वो आपको यहां पर दिया हुआ है बुआ जी 1.86 डिग्री सेल्सियस, 1.86 डिग्री सेल्सियस है। और मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या दिया हुआ है, के बी कितना है, तो वो आपके पास में है के बी बराबर में 0.512 डिग्री सेल्सियस है, तो 0.512 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब यहां पर क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, टेम्परेचर निकालना होगा, तापमान निकालना होगा। ठीक, तो देखिए टेम्परेचर बराबर में क्या लिखेंगे, टी बराबर में क्या होगा, 0 माइनस में होगा आपके पास डेल्टा टी, मतलब कुल टेम्परेचर कितना है, तो इसके लिए होगा डेल्टा टी एफ बराबर में जितना पर ये फ्रीजिंग होता है, जैसे 0 डिग्री के नीचे ही जाकर के कोई क्या होता है, फ्रीजिंग होता है, तो वहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस बात को ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टी एफ पर ध्यान दीजिएगा, बराबर में क्या होगा कि कोई भी चीज द्रव जो होता है वो जमता कब है, जब वो 0 डिग्री टेम्परेचर से नीचे जाता है। और वही आपको हिमांक यहां पर माइनस में दिया हुआ है, तो 0 माइनस और यहां पर हो जाएगा माइनस 0.186 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। और ये माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस में 186 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके पहले ये बताएं क्या ये लाइनें आपको समझ में आ रही है, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। ओके, ज्यादा स्पीड करेंगे तो फिर बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आएगा गौतम जी, इसलिए हर बच्चे को समझाने के लिए हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं ताकि हर स्टूडेंट को समझ में आ जाए। ओके, चलिए कमेंट करके जल्दी से बताइए। चलिए नेक्स्ट बात, अब हम लोग नेक्स्ट अगले तरफ चलते हैं। तो एक फार्मूला होता है डेल्टा टी एफ बराबर में, सॉरी डेल्टा टी एफ बराबर फॉर्मूला होता है m इंटू में जो है, डेल्टा टी एफ बराबर फॉर्मूला होता है m इंटू में के एफ होगा। ये समीकरण क्या हो गया, एक हो गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या है, तो यहां पर अगेन देखेंगे, अगेन देखिए कैसे फॉर्मूला में चेंजिंग होता है। यहां पर डेल्टा टी बी बराबर में जो है डेल्टा टी बी बराबर में जो है से m इंटू में फॉर्मूला क्या होता है, के बी होता है। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब समीकरण एक में समीकरण दो से भाग दे दीजिए तो क्या होता है, लिखेंगे समीकरण एक में समीकरण दो से भाग देने पर, समीकरण दो से भाग देने पर क्या होगा बुआ जी, ध्यान दीजिएगा यहां पर। तो समीकरण एक क्या है, यहां पर ध्यान दीजिए, समीकरण एक है डेल्टा टी एफ बराबर में m इंटू में के एफ अपॉन में यहां पर हो जाएगा डेल्टा टी बी बराबर में क्या होगा, यहां पर हो जाएगा m इंटू में के बी हो जाएगा। और यहां पर अब आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, और m से m कैंसिल होने के बाद यहां पर आप देखेंगे तो क्या होता है, चलिए देखिए यहां पर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं क्या होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा डेल्टा टी एफ, या यहां पर हम कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बुआ जी, डेल्टा टी बी गुने में डेल्टा यहां पर के एफ, डेल्टा टी बी यहां पर हो जाएगा डेल्टा टी बी इंटू में हो जाएगा के एफ बराबर में डेल्टा क्या है, ध्यान दीजिएगा बुआ जी, यहां पर आपके पास डेल्टा टी बी इंटू में के एफ, यहां पर होगा डेल्टा टी एफ गुने में के बी, डेल्टा टी एफ गुने में क्या हो जाएगा, के बी हो जाएगा।
और यहां पर ये के एफ इधर क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको डिवाइड में कर दीजिएगा, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा डेल्टा टी बी बराबर में डेल्टा टी एफ गुने में टी एफ गुने में यहां पर हो जाएगा के बी अपॉन में क्या हो जाएगा के एफ हो जाएगा। अब सबका वैल्यू रख देंगे और जो कैलकुलेट होकर के आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। हम वैल्यू रख देते हैं, कैलकुलेट आप लोग को करना है। देखिए यहां पर क्या है, टी एफ का वैल्यू कितना है, देखिए टी एफ का वैल्यू है 186, सॉरी 0.186 होगा, यहां पर गलती है, ये 0.186 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां पर हो जाएगा आपका 0.186 डिग्री सेल्सियस, 0.186 है। तो यहां पर हो जाएगा आपका 0.186 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और इनटू में के बी का मान कितना है, देखिए के बी का मान देखिए यहां पर के बी का मान है 0.512, तो यहां पर रखेंगे 0.512 अपॉन में जो है ये आपका आ जाएगा कितना, के एफ का है 1.86, तो यहां पर आ जाएगा 1.86 आ जाएगा। और इस प्रकार से आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट करने पर जो है आंसर लगभग कितना आ रहा है, तो 0.0512 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर है बुआ जी, 0.0512 डिग्री सेल्सियस ये आपके क्या है आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 0.512 डिग्री सेल्सियस, यहां पर 0.0512 होगा, 0.0512 ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, 0.0512 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 11 कंप्लीट हो गया। आप एक बार देख करके मुझे बताएं क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं, यस और नो कमेंट सेक्शन में 1 कर दीजिए। अगर आपको समझ में आ चुका है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगले प्रश्न पर चलेंगे। ठीक है, तो एक सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से कमेंट में कीजिए 1, फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। ओके चलिए, वेरी गुड, 1 1 1 1, ठीक है सही है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पर चलिए बुआ जी। क्या है आपका अगला प्रश्न, देखिए यहां पर कि अगला क्वेश्चन है आपके पास कि के बी बराबर में डेल्टा टी बी बराबर होता है, कब बराबर होता है, जब इसकी मोललता क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है कि के बी क्वथनांक उन्नयन जो होता है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, के बी मतलब होता है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक जो होता है वह क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है। कब बराबर होता है, जब उसका मोललता किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। यस बोलिए, आशु कुमार, निखिल कुमार, आशुतोष, गौतम, ड्रीम, आईआईटी, बोलो बाबू जल्दी से, मुस्कान, शन्नी, राइट है। चलिए वेरी गुड, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि बेंजोइक अम्ल को बेंजीन घोल में 1/2 गुणक होते हैं। तो ये आंसर आपको याद रखना होगा बुआ जी कि बेंजोइक अम्ल जो में, ध्यान दीजिएगा, बेंजोइक अम्ल में बेंजीन घोल का जो 1/2 गुणक होता है 2017 में प्रश्न पूछा गया है और ये आपका 0.5 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होता है, सी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर क्या होगा, बराबर होगा। स्नेहा गुप्ता, सीपू, बोलिए जल्दी से, यस डू फास्ट, तेजी में कमेंट कीजिए। रविंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। बेंजोइक अम्ल का बेंजीन घोल में जो 1/2 गुणक होते हैं 2017 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये आपका इसका क्या होता है, 0.5 आंसर होता है। यस ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, यस ये सब क्वेश्चन तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल ही आना चाहिए ये सब क्वेश्चन। देखिए यहां पर क्या है, हम सॉल्व करके बताते हैं, आप लोग भी जल्दी से सॉल्व करके बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए 250 ml घोल में, यानी कि विलयन का जो मात्रा है वो कितना है, 250 ml है, 4 ग्राम NaOH घुले हुए हैं।
यानी कि देखेंगे यहां पर क्या होगा, तो वेट ऑफ, यूं समझिए, या देखेंगे NOH, वेट ऑफ NaOH इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम दिया हुआ है। ओके, और यहां पर ये कितना घोल का, विलयन का कितना दिया हुआ है, घोल सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 250 ml दिया हुआ है। कह रहा है कि इसकी मोलरता क्या होगी। 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है और यूनिक आहिर का आंसर 0.4 है और एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी ही होगा राइट आंसर होगा, सॉरी 0.4 आंसर होगा, 0.4 आंसर होगा, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी होगा। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं वो ध्यान दीजिए। तो यहां पर मोलरता बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, मोलरता बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, तो इसका वेट को ऊपर लिखेंगे, तो W अपॉन में, अच्छा NaOH का आणविक द्रव्यमान कितना होता है बताइए, कमेंट करके बताइए तो जल्दी से। NaOH का आणविक द्रव्यमान यहां पर हम लिख देते हैं, NaOH का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, NaOH का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, NaOH का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो ये आप देखेंगे यहां पर NaOH, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, Na का मतलब 23 प्लस में 16 प्लस में 1 बराबर में कितना, 40 ग्राम हो जाएगा। तो W अपॉन में क्या हो जाएगा, M, और यहां पर इनटू में हो जाएगा आपका कितना, ये दिया हुआ है 250, तो यहां पर हो जाएगा V और यहां पर हो जाएगा 1000, यानी कि यहां पर अब वैल्यू रखेंगे तो W का वैल्यू कितना है बुआ जी 4, M का वैल्यू है 40 ग्राम, तो यहां पर हो जाएगा आपका 40, और आयतन कितना है, तो देखिए V कितना है, यहां पर V कितना है, तो 250 है, तो इनटू में 250 और यहां पर इनटू में क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब आप इसको क्या करें, कैंसिल आउट कीजिएगा, इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये 4 बार में कट जाएगा और ये 4 से 10 बार में कट जाएगा, यानी कि यहां पर आपके पास में क्या बच रहा है, 4/10 बराबर में 0.4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 0.4 करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट का आंसर राइट है। आप लोग बताएं क्या आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया या फिर ऊपर ऊपर गया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम आपको फिर से बताने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग एक बार कमेंट करके जल्दी से बताएं क्या आपको समझ में आया या नहीं, क्लियर है या नहीं, यस और नो। अगर आपको क्लियर है तो आप लिखिए यस सर, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो लिखिए नो सर, फिर उस हिसाब से हम आगे की कार्य करेंगे। ओके, चलिए देखिए यहां पर आपके पास प्रश्न है, सॉल्व प्रश्न है, ये आपके सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखिएगा, लघु उत्तरीय में भी ये प्रश्न पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम माइनर फैक्टर है ये, इसलिए इस प्रकार के सभी क्वेश्चन को हमें अच्छी तरह से देखना होगा। जी सर समझ में आ गया, ठीक है, यस सर जी। कुछ बच्चे लिख रहे हैं, सिबोध गौतम लिख रहे हैं नो सर, नो क्लियर सर, अरे यार उसको ग्राम में भी व्यक्त करते हैं बाबू, नीतिकेश कुमार ग्राम में भी व्यक्त करते हैं उसको। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है वो देखिए, आप अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, कह रहा है कि 20% NaOH, यहां पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है, 20% कॉस्टिक सोडा घोल दिया गया है, इसका मोललता होगा, इसका मोललता क्या होगा ये कैलकुलेट करना है हमें, मोललता कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। 20% NaOH घोल दिया गया है, इसका मोललता होगा, इसका मोललता कितना होगा, इस चीज को हमें क्या करना है, कमेंट करना, सॉरी सॉल्व करना है। ओके, एक सिबोध गौतम को नहीं समझ में आया है, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए यहां पर क्या है, इसको समझिए, ये प्रश्न भी कुछ उसी प्रकार का है, ध्यान दीजिएगा नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। सिबोध जी सॉल्यूशन में देखिए 6.25 आंसर बोल रहे हैं यूनिक अहिर,
चलिए देखते हैं यहां पर क्या होगा इसका। तो सबसे पहला नंबर आप देखेंगे तो यहां पर NaOH का आणविक द्रव्यमान निकालिएगा। तो इसको हम शॉर्ट में इस प्रकार से लिखते हैं संक्षिप्त रूप में M और NaOH, मतलब हुआ NaOH का आणविक द्रव्यमान। और ये हम कैलकुलेट किए हैं 40 ग्राम। आप देख लीजिए यहां पर कैलकुलेट कितना किए हैं, 40 ग्राम किए हैं। तो यहां पर ये आपका 40 ग्राम हो गया। उसके बाद देखेंगे तो यहां पर NaOH का कितना प्रतिशत दिया हुआ है, तो देखेंगे यहां पर WNaOH बराबर में आपके पास में है 20% है। यानी कि आपके पास जो जल होगा वो कितना होगा, घोल में जो जल जिसमें ये घोला हुआ है, तो वॉल्यूम यहां पर कर देते हैं या वेट ही कर देते हैं, वेट, और यहां पर H2O कर देते हैं, बराबर में कितना होगा। तो 20% अगर NaOH है तो 80% क्या हो जाएगा, आपका जल होगा। तो इस प्रकार से 20 और 80 का यहां पर क्या चल रहा है, आंकड़ा चल रहा है। अब क्या करेंगे, हम यहां पर मोलरता निकालेंगे। तो देखिए मोललता बराबर फॉर्मूला क्या होगा, मोललता बराबर फॉर्मूला होगा W अपॉन में M, और यहां पर आपके जो है कितना ये क्वांटिटी दिया हुआ 80, तो यहां पर 80 गुने में 1000, क्योंकि ये ग्राम में होगा सब। ओके, अब देखिए यहां पर क्या होता है नेक्स्ट। देखिए क्या होगा, तो यहां पर अब वेट का वैल्यू रख देंगे। तो कितना है यहां पर इसका 20 है, यानी कि 20 बट्टा में कितना हो जाएगा 40, और यहां पर गुणे में कितना हो जाएगा 80, और यहां पर हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका क्या 20 दूनी 40, और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे, ठीक है। तो यहां पर अब क्या करेंगे, ये 0 से काटेंगे तो ये 0, यानी कि 50 बट्टा क्या बच रहा है 8, 50 बट्टा में क्या बच रहा है 8 बच रहा है। 2 से काट दीजिएगा तो यहां पर ये 25 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि 25 बट्टा में 4 डिवाइड कर दीजिएगा तो 6.25 आंसर होगा। 6.25 इसका आंसर होगा। इस प्रकार से इसका मोललता कितना निकल गया है, 6.25 निकल गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, सी हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है 6.25। ओके, चलिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में एक बार जल्दी से लिखिए यस सर, तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स में लिखें नो, फिर हम उस हिसाब से आपको फिर से क्वेश्चन सॉल्व करके बता देंगे। चलिए ठीक, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। जल की करापन का कारण होता है, जल के हार्डनेस का कारण क्या है, जल में जो करापन आ जाती है इसके कारण क्या है, उसमें पोटासियम आयन मिले हुए रहते हैं, या फिर उसमें HCO3 माइनस आयन मिले हुए रहते हैं, या फिर सोडियम आयन मिले रहते हैं, या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन मिले हुए रहते हैं। कौन से आयन इसमें मिले हुए रहते हैं, कमेंट में एक बार जल्दी से लिख करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। एकदम इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल 10th में भी पढ़े होंगे। क्या होगा इसका ऑप्शन, किसके कारण ये इसमें हार्डनेस आती है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन की वजह से उसमें क्या होता है, कठोरता आ जाता है, सोडियम की वजह से नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास, आदर्श घोल का उदाहरण है। इसमें से आदर्श घोल का उदाहरण क्या है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है वो क्वेश्चन है। आदर्श घोल का उदाहरण क्या है, ऑप्शन है आपके पास में N-हेप्टेन तथा N-हेक्सेन, दूसरा है आपका CH3COOH तथा C2H5N है, नेक्स्ट है H2O तथा HNO3 है, और नेक्स्ट है CHCl3 तथा C2H5 ट्वाइस O, मतलब डाई एथिल ईथर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। स्माइलिंग आफरीन, आप तो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो फिर क्यों पूछ रहे हैं कि सर कितने क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है। पहचानते हैं हम, ऐसा थोड़े जो नहीं पहचानते हैं। ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऑप्शन नंबर ए होगा, N-हेप्टेन तथा N-हेक्सेन होगा।
ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए वाष्प घनत्व का अपेक्षित अवनमन जो होता है समानुपाती किसके होता है, अवनमन होगा यहां। अवनमन जो है ये समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, तो घुल्ले के मोल प्रभाज, मतलब कि विलय के मोल प्रभाज, विलय के मोल प्रभाज होगा, या फिर घोलक, घोलक मतलब होता है विलायक, घोलक का मतलब होता है विलायक होता है, विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होगा, या फिर घोलक के मोललता के बराबर होगा, या घोलक के नॉर्मलता के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी, किसके बराबर होने वाला है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्ले के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो है यहां पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या है, यहां पर ए है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखिए, कहता है दो द्रवों से बना एक एजियोट्रॉपिक घोल, दो द्रव मतलब दो लिक्विड से बना एक एजियोट्रोपिक घोल का क्वथनांक दोनों द्रवों से कम होता है, जबकि राल्ट के नियम धनात्मक विचलन दिखलाता है, राल्ट के नियम ऋणात्मक विचलन दिखलाता है, या फिर राल्ट में किसी नियम का विचलन नहीं दिखलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या होने वाला है, यस ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सी बोर्ड गौतम, आप यूपी बोर्ड हो, चाहे आप एमपी बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, आप जो है से बिहार बोर्ड हो, हर बोर्ड के लिए यहां पर ये क्लास है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी नहीं। ये राउल्ट के नियम के पालन करता है इसलिए ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर डी। हाँ हाँ अच्छा चलिए ठीक है, देखते हैं यहां पर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ये राल्ट के नियम का क्या करता है, धनात्मक, राल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, इसलिए यहां पर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके ऑप्शन नंबर डी नहीं, गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। यह चीज हम आपको थोड़ी देर पहले ही सॉल्व करके बताए हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी, बोलिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम कुछ देर पहले आपको सॉल्व किए हैं, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बताइए किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। याद कीजिए जिसका वान ठॉफ गुणक जितना ज्यादा होता है उसका क्या होता है, क्वथनांक उन्नयन उतना ही अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे हिसाब से बी होगा, हिसाब से नहीं बी ही होने वाला है। प्रीति कुमार, ऋतिकेश कुमार, शनि, यूनिक, अंजलि, अंजलि, रोशन, नीतिकेश, संस्कारी, शनि, मुस्कान, रविंद्र, गलत है रविंद्र, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, Na2SO4 का होगा। याद कीजिए जब हम इसका वान ठॉफ गुणक निकाले थे तो। ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए यहां पर, किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, विलयन की मोलरता होगा,
विलयन की मोलरता क्या होगा वो देखिए, मोलरता निकालना है। सिंपल मोलरता का यहां पर देखिए फॉर्मूला क्या होगा, कैलकुलेट करके हम आपको बताते हैं, आप लोग भी कैलकुलेट करके बताइए मोलरता बराबर में क्या होगा। तो यहां पर हो जाएगा 2 बट्टा में NaOH का होता है 40, तो 2 बट्टा में 40 और यहां पर है आपका 200 और यहां पर हो जाएगा गुने में 1000 हो जाएगा। 200 से ये 5 बार में कट जाएगा, 5 से ये 8 बार में कट जाएगा और ये 2 चौक 8 यानी कि 1 बट्टा में 4 हो जाएगा और डिवाइड जब यहां पर करेंगे तो ये आ जाता है 0.25 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। 0.5 कैसे होगा, 0.25 आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 0.5, नहीं तो कैसे होगा 0.25। देखिए यहां मोलरता बराबर जो है, मोलरता बराबर जो फॉर्मूला है बुआ जी, मोलरता बराबर फॉर्मूला जो है ये आपका क्या होने वाला है वो ध्यान दीजिए। 0.5 कैसे होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 0.5 नहीं होगा। यहां पर जो है आपका मोलरता बराबर आप फॉर्मूला यदि लगाते हैं तो आपको जो कैलकुलेट होकर के आएगा वो 0.25 कैलकुलेट होकर के आएगा, ना कि आपके पास जो है कैलकुलेट होकर के ये आने वाला है क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन है 200 ml है ना, तो 200 ml है तो आपका यही आंसर राइट है। ओके ध्यान दीजिए, ए ही होगा, ए होगा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए ना मोलरता बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 बट्टा में NaOH का आणविक द्रव्यमान 40 होता है तो 2 बट्टा में क्या हो जाएगा 40 और यहां पर है 200 तो यहां पर लिख देंगे इनटू में 200 यहां पर हो जाएगा 1000, जब कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 8 आएगा यानी कि 2 बट्टा में कितना आएगा 8, कैंसिल करिएगा तो 4 यानी 1 बट्टा में 4 और डिवाइड कीजिएगा तो 0.25 यानी 0.25 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत है। ओके अच्छा 6 हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे गौतम बाबू, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेंगे क्या है, ठीक। चलो देखो रे बाबू आगे क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो अवाष्पशील बिल्ले रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में आवेक्षिक अवनमन बिल्ले के मोल अंश के समानुपाती होता है, यह किसका कथन है, किसके अनुसार यह बात लिखी गई है, किसका स्टेटमेंट है, बताओ बाबू रे। यहां पर हमने बोला कि अवाष्पशील बिल्ले रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बिल्ले के मोल अंश के क्या होते हैं, मोल अंश या मोल अंश के जगह पर प्रभाज भी बोल सकते हैं, मोल प्रभाज के समानुपाती होते हैं, ये किनका कथन है, किनका स्टेटमेंट है, ये आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। हेनरी का नियम है या फिर रॉल्ट का नियम है, रॉल्ट का ही नियम है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, रॉल्ट का नियम है। विशाल सिंह पढ़ाई अगर करते तो कितना मजा आता, क्या कर रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर सी होगा, रॉल्ट के नियम होगा, ध्यान दीजिए रॉल्ट के नियम होगा। अगर आप ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं, सॉरी ये बोल रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहां पर कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, इनमें से कौन सा आपको अनुसंख्य गुणधर्म नहीं लग रहा है, डेल्टा टीएफ नहीं है, डेल्टा अनुसंख्य गुणधर्म है, नहीं नहीं है, अनुसंख्य गुणधर्म है, कौन अनुसंख्य गुणधर्म है, डेल्टा टीएफ है, मतलब कि ये हिमांक अवनमन है या प्रसारण दाब है या क्वथनांक उन्नयन है या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, क्या है इसमें से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा, बताइए जल्दी से कमेंट करें, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, यस संस्कारी बाबा
ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, कोई ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा बाबू। ओके, क्योंकि प्रसारणी दाब जो है ये अनुसंख्यक गुणधर्म है, बाद बाकी और कोई इसमें से अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी गलत है, रोहन यादव, सन्नी कुमार। ओके, ऑप्शन नंबर बी होगा प्रसारण। पाई का मतलब होता है प्रसारणी दाब होता है, पाई का मतलब होता है प्रसारणी दाब होता है, मत भूलिए ये सब चीज को। प्रसारणी दाब होता है, संकेत के रूप में लिखा हुआ है, प्रसारणी दाब होगा इसका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, कि 5 ग्राम NaOH युक्त 250 ml विलयन की मोलरता क्या होगा। ये तो आप लोग तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं, जरा बताएं कैलकुलेट करके क्या होगा इसका आंसर। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, मोलरता निकालना है तो देखिए मोलरता बराबर में फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा। तो देखिए 5 ग्राम NaOH है तो 5, और NaOH का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। गौतम जी पूछ रहे हैं कि सर कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 35, 10-11 क्वेश्चन और बचे हुए, बस 5 हो गए। और इसका आणविक द्रव्यमान NaOH का 40 ग्राम होता है, तो यहां पर लिख देंगे 40 गुने में क्या हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा, और गुने में कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो यहां पर 4 आ जाएगा, 4 से कैंसिल कर दीजिएगा तो 10 आ जाएगा, यानी कि 5/10 बराबर में 0.5 मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 0.5 मोल। ऑप्शन नंबर बी 0.5 मोल आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी शनि जी गलत हो गया। ओके, वाह सुहानी सिंह, इतना उत्तम विचार, मजा आ गया। हैंग ना, नहीं हैंग होगा, दिमाग समझ में आएगा जी। 0 पॉइंट कितना होगा बाबू रे, तो 0 पॉइंट क्या होगा 5। ये तो क्लास 11th में भी हम पढ़ाए हैं, मोलरता निकालना, मोललता निकालना, मोल प्रभाज निकालना, ये सब चीज तो हम आपको पढ़ाए हैं क्लास 11th में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। 0.5 मोल होगा इसका आंसर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। डी गलत बोल रहे हैं, डी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का मोलरता होता है, शुद्ध जल का मोलरता कितना होता है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। सॉरी, ये आपको बताना, ये तो आपको याद रखना है। शुद्ध जल का मोलरता होता है, क्या होता है शुद्ध जल का मोलरता, ये आप बताएं। शुद्ध जल का मोलरता होता है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सुहानी कुमार, सॉरी सन्नी कुमार, खुशबू कुमारी 100 बोल रहे हैं, संस्कारी बोल रहे हैं 55.6, और एकदम राइट बोल रहे हैं 55.6 ही इसका आंसर होगा। 55.6 शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो 55 कितना होता है 6 ही होता है। यूनिक आहिर का भी आंसर है, एमडी इजाज का भी सही आंसर है, युदीप कुमार का भी सही आंसर है, 55.6 आंसर होता है। अगला प्रश्न की तरफ यदि चलेंगे तो वो क्या है देखिए, 1 मोल जलीय घोल का मोल प्रभाज कितना होता है, बताइए। 1 मोल जलीय घोल का मोल प्रभाज कितना होता है, ये आपको बताना है यहां पर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, या फिर ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। यहां पर आपका इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सब आपको याद रखना है। 1.770 नहीं होगा, 0.0177 होगा, 0.0177 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है डी होगा।
यस आयान खान सही आंसर है 0.0177 ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, अगला प्रश्न क्या है वो देखिए, कहता है यदि Na2SO4 के वियोजन की मात्रा अल्फा है तो आणविक द्रव्यमान की गणना में प्रयुक्त वान हॉफ गुणांक होंगे। मतलब सीधा से मतलब समझिए इसका वान हॉफ गुणांक निकालना है, कितना इसका वान हॉफ गुणांक होगा, समझिए इसको। देखिए अगर आप बता सकते हैं तो बता दीजिए, नहीं बता सकते हैं तो आप यहां पर ध्यान दीजिए क्या होगा सॉल्यूशन में। देखिए सॉल्यूशन में आपके पास में है Na2SO4, Na2SO4 है। अब यहां पर क्या होगा कि जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2Na प्लस में ये टूटेगा SO4, 2 माइनस में टूटेगा। तो हम मान लेते हैं कि इसकी मात्रा अभी 1 है, t बराबर 0, t बराबर 1 मतलब कि पहला समय में। और यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं जो स्टूडेंट शायद उनका राइट है, ऐसे हम कैलकुलेट करके देखते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, देखिए यहां पर तो यहां पर 1 हो जाएगा। तो अभी जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है तो यहां पर ये 0 होगा, यहां पर ये 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा समझिए, अगर हम मान लेते हैं कि साम्य अवस्था पर जो है, साम्य पर अगर ये विघटित तो होकर के 1 माइनस अल्फा बना रही है तो यहां पर ये बनेगा 2 अल्फा और यहां पर ये बनेगा अल्फा। यानी कि अब यदि हम इसका वांट हॉफ फैक्टर यदि निकाले, वांट हॉफ गुणक निकाले, वांट हॉफ गुणक यदि निकाले तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस में क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस में अल्फा, सबको जोड़ दीजिए। और कितने पदार्थ लिए हुए हैं, एक पदार्थ लिए हैं, यानी कि बटा में 1 कर दीजिएगा। तो यहां पर ये अल्फा और ये अल्फा कैंसिल, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस में 2 अल्फा बटा में 1, मतलब कि इतना, यानी कि 1 प्लस में 2 अल्फा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए जल्दी से ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए, कहता है यदि 5.8 ग्राम NaCl को 90 ग्राम जल में घोला जाए तो NaCl का मोल प्रभाज क्या होगा, NaCl का मोल प्रभाज क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन आप लोग जो है बना सकते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 11 पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्या पूछ रहा है, 11th पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आप 11th नहीं पढ़ेंगे तो 12th में आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत टफ हो जाएगा उस समय में। ठीक है चलिए देखिए यहां पर क्या है कि यदि 5.8 ग्राम NaCl है तो NaCl का देखिए यहां पर क्या है द्रव्यमान, यानी कि WNaCl बराबर में यहां पर आपके पास में हो जाएगा कितना, 5.8 ग्राम है तो 5.8 ग्राम हो गया। और इसका आणविक द्रव्यमान कितना है, तो यहां पर MnACl बराबर में ये दिया हुआ है 58.5, 58 में कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अब यहां पर क्या करेंगे कि यदि इसकी मोल की संख्या निकाले तो n बराबर में क्या हो जाएगा, तो W अपॉन में m होता है, तो WNaCl अपॉन में क्या हो जाएगा, W यहां पर क्या सॉरी MnACl होगा, MnACl होगा। यानी कि आपके पास आ जाएगा 5.8 अपॉन में आ जाएगा 58.5, ये आ जाएगा आपके पास 58.5 आ जाएगा, ये आपके पास है। अब यदि इसको डिवाइड करिएगा तो डिवाइड करके यहां पर कुछ वैल्यू आएगा, आप लोग डिवाइड करके जल्दी से यहां पर बताइए तो कितना इसका आंसर आने वाला है, डिवाइड करके बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। लगभग 0.099 आएगा, लगभग 0.02 नहीं आएगा, 0.099। अच्छा आंसर 0.02, हाँ लगभग ये आंसर होगा। फिलहाल अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 0.099। अब नेक्स्ट देखिए यहां पर
अगला क्या है सो देखिए, नेक्स्ट है कि 90 ग्राम जल में, यानी कि अगेन देखिए जल का मोल की संख्या निकालिएगा अगर, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, WH2O बराबर में जो है ये आपके पास में कितना है, 90 ग्राम है। और जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएं। काफी आंसर बच्चे आंसर दे चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी, और बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, लेकिन आप कैलकुलेशन देख लीजिए। एम मतलब कि आणविक द्रव्यमान, जल का आणविक द्रव्यमान होता है 18 ग्राम, और जब इसका हम मोल की संख्या निकालेंगे, एन मोल की संख्या निकालेंगे, तो यहां पर हो जाएगा WH2O अपॉन में MH2O होगा, और यहां पर आपका आ जाएगा 90 बटा में कितना आ जाएगा, 18, और 18 पचे 90, यानी कि यहां पर 5 हो गया। अब कुल मोल की संख्या निकालिए। ये तो आपका NaCl की मोल की संख्या निकल गया 0.099, और ये आपके जल के मोल की संख्या निकल गया है 5 मोल निकल गया है। कुल मोल की संख्या कितना होगा ये कैलकुलेट कीजिए। कुल मोल की संख्या बराबर कैलकुलेट कीजिए, कुल मोल की संख्या, कुल मोल की संख्या बराबर में क्या होगा, कुल मोल की संख्या बराबर में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5 प्लस में 0.9 क्या था, 099 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 5.099, ये कुल मोल की संख्या आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, तो देखिए हमें निकालना है NaCl का मोल प्रभाज्य निकालना है। तो NaCl का मोल प्रभाज्य बराबर क्या होगा, आप देखिए लिखेंगे NaCl का मोल प्रभाज्य, का मोल प्रभाज्य बराबर में हो जाएगा आपका n अपॉन में n प्लस में n। तो कुल मोल की संख्या यहां पर आपके पास में क्या है, n प्लस में n जो है ये, और यहां पर, और ये स्मॉल n का वैल्यू रख दीजिए। यानी कि अब आपके पास यहां पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला पर अगर रखते हैं तो 0.099 यहां पर आ जाएगा 0.099 अपॉन में कितना था, 5 था। अब इसमें आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो डिवाइड करने पर लगभग जो आपका यहां पर आंसर आएगा वो आएगा 0.019 जो लगभग 0.02 के बराबर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 0.02 ये लगभग है, अबाउट, लगभग इतना आंसर आएगा, अप्रॉक्स में इतना आंसर आएगा, लगभग में ये आंसर होगा आपका। देखिए कंप्लीट हुआ, समझ में आया या नहीं एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि मोलरता मोल प्रभाज्य काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव में भी जो है से आपसे ये न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ओके, सो आप सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके ये बताएं क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, यस और नो। अगर समझ में आ चुका है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए 1, नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए 2, जल्दी से। यस सर समझ गए हैं, वेरी गुड, यस सर क्लियर है। कब से क्लास हो रहा है, 2 बजे से क्लास हो रहा है, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कहता है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिल्ले के ग्राम समतुल्यांक की संख्या को कहते हैं। मतलब ग्राम समतुल्यांक का मतलब होता है मोल की संख्या, मोल की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, मोललता कहते हैं, सामान्यता कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बताइए जरा। 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिल्ले के क्या होगा बोलो, मोलरता होगा या मोललता होगा,
या मोल सामान्यता होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। सनी कुमार गलत हो चुका है, मोलरता होगा बुआ जी, मोलरता होगा, मोलरता। ऑप्शन नंबर ए होगा। कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर डी भी बोल रहे हैं जो कि गलत है। हार्ट हैकर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के 0.1 मोल का घोल का प्रसरण दाब सबसे अधिक होगा? किसका सबसे प्रसरण दाब अधिक होगा? कैलकुलेट कीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम से इजी क्वेश्चन है, बनाइए। एकदम इजी क्वेश्चन है। यूं समझिए कि किसका यहां पर जो है से प्रसरण दाब सबसे अधिक होने वाला है, ये बताइए। ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज है, ऑप्शन नंबर बी यूरिया है, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम क्लोराइड है या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बुआ जी? पोटासियम क्लोराइड है। तो देखिए यहां पर ग्लूकोज है, ये जल में नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा। यूरिया भी आपका डिसोसिएट नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम क्लोराइड को अगर जल में तोड़ते हैं तो ये Ca प्लस में 2Cl माइनस में टूटेगा, तो 1 और 2, तो 1 + 2 बराबर में 3 हो गया, वन ठफ गुणक। और यहां पर अगर KCl को देखा जाए तो K प्लस और प्लस में Cl माइनस, तो 1 + 1 बराबर में 2, तो 3 आ गया। इसका मतलब कैल्शियम क्लोराइड का होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, स्ट्रॉन्गर यादव। MD इजाज सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संस्कारी का भी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रमेश पाल आपका गलत हो चुका है। ठीक से देखिए क्वेश्चन। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। इस प्रकार से आपके 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 5 क्वेश्चन आपके और बचा हुआ है जो कि जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, देखिए क्या है आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका हिमांक सबसे कम होगा? न्यूनतम होगा हिमांक, सो पूछ रहा है। पोटासियम सल्फेट का होगा, सोडियम क्लोराइड का होगा, यूरिया का होगा या ग्लूकोज का होगा? पोटासियम सल्फेट K2SO4 होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl होगा, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2, उसके बाद होता है आपका CONH2 होगा, या ग्लूकोज का होगा C6H12O6 होगा। किसका हिमांक अवनमन सबसे कम होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी किसका होने वाला है? कमेंट करके जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी जो स्टूडेंट बोल रहे हैं वो गलत है। पोटासियम सल्फ यहां पर क्या है आपका, ध्यान देंगे क्वेश्चन पर। तो निम्न में से किस 0.1 m मतलब मोल बिलियन का हिमांक न्यूनतम है? इसका आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, किंग जो भी है उनका आंसर सही है, क्योंकि इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2K प्लस में SO4 माइनस में, तो यहां पर जो 1/2 गुणक होगा वो 2 + 1 बराबर में 3 होगा, यहां पर ये 3 होगा। और NaCl को जब तोड़ेंगे तो ये Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा, और इसका 1/2 गुणक जो होगा वो 1 + 1 बराबर में 2 होगा, यहां पर ये 2 हो जाएगा। अगर ये तो आयोनाइज ही नहीं होगा और ये भी आयोनाइज नहीं होगा, टूटेगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? विलेय के मोल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन होगा, मोलल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है विलेय के प्रकृति पर, या फिर विलायक के प्रकृति पर, या फिर विलयन के वाष्प दाब पर, या फिर विलयन के वाष्प पर, किस पर डिपेंड करता है?
किस पर डिपेंड करता है, कमेंट में एक बार जल्दी से लिख करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। आर के ऑफिशियल ग्रुप पढ़ाई कीजिए। चलिए, यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विलय के प्रकृति पर डिपेंड करते हैं, विलय के प्रकृति पर डिपेंड करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या है उसको देखिए। यहां पर आपका अगला क्वेश्चन है, साधारण इकाई जो ताप कर्म से स्वतंत्र होते हैं, मतलब जिन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो इनमें से कौन से हैं? मूलरता होगा, सामान्यता होगा, या फिर मूललता है, या फिर द्रव्यमान आयतन है। किन पर जो है ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। कौन से ताप से स्वतंत्र है? कौन इसमें से किन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर जो होगा सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। मूललता एक ऐसा फैक्टर है जिन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है कि पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन में एन प्लस एन किसका स्टेटमेंट है? बायल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, या रॉल्ट का नियम है, या ग्राम का विसरण नियम है? किस वैज्ञानिक ने ये इक्वेशन दिया था? कौन से वैज्ञानिक का है? कौन से वैज्ञानिक का है? तो ऑप्शन नंबर सी, रॉल्ट के नियम है कि रॉल्ट साहब ने ही ये वैज्ञानिक ये नियम दिया था कि ये जो होगा इस मूल प्रभाज के क्या होता है? बराबर, विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, वो है आपका, निम्न में से कौन सा द्रव्य युग्म रॉल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं? वो है आपका देखेंगे, जल नाइट्रिक अम्ल है, बेंजीन मेथेनॉल है, या एसीटोन क्लोरोफॉर्म है, या जल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये सब फैक्टर ऐसे हैं जो आपको याद रखने होंगे। तो आप बताएं जरा कि इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा राइट आंसर होने वाला है? आप कमेंट करके जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। इसका सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो स्टूडेंट बोल रहे हैं उनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर, खुशबू कुमारी आईएएस बोल रहे हैं कि मैं 11th के स्टूडेंट हूं। अरे वाह, बताने की कोई आवश्यकता तो नहीं थी। चलिए, यहां पर जो वो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बेंजीन मेथेनॉल होगा। ऑप्शन नंबर सी गलत हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपके राइट आंसर हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में टोटल आप जो है 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, और पिछले जो इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो आप किए थे 25 किए थे, यानी कि टोटल आप 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। यानी कि 2 क्लास जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव का मिला है चैप्टर 2 का। जो नेक्स्ट क्लास होगा कल का, उसमें आपको मिलने वाला है लघु उत्तरीय प्रश्न मिलने वाला है, लघु उत्तरीय प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आप लोग जो है उसका अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके आइएगा, यहां पर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए, एक बच्चे बोल रहे थे सर 15 नंबर क्वेश्चन को एक बार चेक कीजिएगा, देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक सेकेंड, 15 नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। 20% NaOH है, ठीक है, तो 20 हो गया। तो यहां पर 20 बट्टा में 80, और यहां पर इसका होता है 40 गुने में 1000। ठीक है, इसको अगर हम कैंसिल करते हैं, फिर से सॉल्व कर देते हैं एक बार, तो यहां पर आपका आता है जो 20 बटा में 40 गुने में यहां पर आ जाता है 80, और यहां पर आपका आता है 1000।
तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 से कैलकुलेट करिएगा तो 500 हो जाएगा, फिर 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा तो 50/8 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 25 और यहाँ पर होगा 4 यानी 6.25 ही तो हम बी लगा दिए थे, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा 6.25 होगा। 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 6.25 होगा, वो गलती से ऑप्शन में लग गया था, कैलकुलेशन करने पर आपका 6.25 ही आता है। और इस प्रकार से आपके क्या हो गए, टोटल 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, वही हम आपको बता रहे थे 35 क्वेश्चन आज हुए और एक क्वेश्चन सॉरी 25 क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में हुआ था। तो इस प्रकार से जो है आपके टोटल क्वेश्चन जो हुए वो 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए। अगले प्रश्न में आपको क्या मिलने वाला है, वो लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को जैसा भी आज का क्लास में लगा होगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,